मेरी मुफ्ती इस्माइल साहब से बातचीत हुई और कल रात में फ़ारूक शाह साहब से भी मेरी गुफ्तगू हुई इस बारे में। दूसरी बात यह है कि ना महाविकास अघाड़ी से कोई हमसे बात नहीं किया, ना हमारे एमएलए से कोई कांटेक्ट किया। तो इसलिए हम देखेंगे, अगर वो लोग महाविकास अघाड़ी को ज़रूरत है हमारी, तो उनको चाहिए कि एमआईएम से कांटेक्ट करें। नहीं चाहिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग जो फैसला लेना लेंगे। मगर अभी तक तो उनके पास से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है और हम भी हमारे एमएलए से बात कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला 1 या 2 दिन में, क्योंकि 10 तारीख को पोलिंग है, 1 या 2 दिन में हम लोग फैसला ले लेंगे उस बारे में। महाविकास अघाड़ी अगर से आपसे कांटेक्ट करती है, अगर से आपको वोट मांगती है, तो क्या आप देंगे? आप बोलो कांटेक्ट करने के लिए। छठा जो उम्मीदवार है तो वो नहीं, आप बोलो उनको कांटेक्ट करने के लिए। अपने आप खुल के बोलो ना, तो बात आपको पॉलिटिकली ऐसे नहीं करो, खुला बोल रहा हूँ मैं आपको। अगर छठा जो उम्मीदवार है वो भाजपा। देखो उर्दू में कहावत है, जिसके पेट में दर्द है उन्हें अजवान खाना, समझे ना। अगर महाविकास आघाड़ी आपसे कांटेक्ट नहीं करते तो आप किसको वोटिंग करेंगे? हम अभी देखिए, हम अपना फैसला लेंगे ना। हमारा फैसला लेने का है। हमारे आज या कल में फैसला लेंगे हम लोग। हमारे मालेगांव में जो हमारे मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, हमारे पार्टी लीडर हैं विधानसभा में, मेरी उनसे बातचीत हुई। वो मुफ्ती इस्माइल साहब से इम्तियाज़ जलील साहब भी बात किए, हमारे जो महाराष्ट्र के सदर हैं। और कल बहुत देर तक रात में मेरी फ़ारूक साहब से बात हुई और उनके दोनों विधानसभा के डेवलपमेंट के बारे में मेरी बात हुई। वहाँ भी डेवलपमेंट के इशूज़ है, तो ये सब चीज़ें देखते हैं क्या होता है। सर, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनकी कल औरंगाबाद में एक रैली है, जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। आपकी क्या रिएक्शन है इसके ऊपर? अरे, लोकतंत्र है, कोई भी जा सकता है जनसभा करने। मैं भी जाऊंगा औरंगाबाद को इंशाल्लाह। मेरी भी सभा होगी, हमारी पार्टी की सभा होगी। शान रिसालत में मुस्ताफ़ का मामला हुआ, मोदी सरकार जब अरब देशों में इसके रिएक्शन आए तब कहीं जाकर कोई एक्शन हुआ, और अब जो एक्शन हुआ क्या ये काफ़ी है इसके लिए? देखिए, 10 दिन के बाद जब अंग्रेज़ी टाइम्स नाउ चैनल पर बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसल्ट करने की कोशिश की, तो उसके 10 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिएक्ट करते हैं। 10 दिन तक क्यों रिएक्ट नहीं करे? आपके ही चैनल्स ने मेरे भिवंडी के भाषण का दिखाया था कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से अपील की थी, रिक्वेस्ट किया था कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पर 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, वो भारत के नागरिक हैं, आप अपने चीफ स्पोक्सपर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। आप नहीं लिए। आप 10 दिन के बाद एक्शन लेते हैं। क्यों एक्शन लेते हैं भाई? क्योंकि जब देश के वाइस प्रेसिडेंट प्लेन में हैं, ख़तर को लैंड करने से पहले ख़तर की सरकार कहती है कि हम वाइस प्रेसिडेंट का जो बैंक्वेट था उसको कैंसिल कर रहे हैं। जब वो लैंड करते हैं, ख़तर की सरजमीन पर हैं वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब, तो ख़तर भारत के एम्बेसडर को बुलाकर डिमार्श देता है और कहता है कि आप माफ़ी चाहो, आपके बीजेपी के स्पोक्सपर्सन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसल्ट करने की और अनाप शनाप उन्हें बका है। इससे बड़ी तकलीफ़ और तौहीन नहीं है भारत के लिए कि हमारा देश का वाइस प्रेसिडेंट एक फ़ॉरेन कंट्री में है और उसी फ़ॉरेन कंट्री के लोग जो मेज़बान भी हैं और हमारे एम्बेसडर को बुलाकर ये कहते हैं। तो अब तक 16-17 ममालिक ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। तो देश के प्रधानमंत्री को समझने की ज़रूरत है कि आपकी सरकार, आपकी पार्टी खुद भारत में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत का तूफ़ान आपने खड़ा कर दिया। आपने भारत के बाइज़्ज़त मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक ऐलान जंग का ऐलान कर दिया और इसी वजह से हम देखते हैं कि आप ही के नेशनल स्पोक्सपर्सन ने अनाप शनाप बकवास बकी। ये बिल्कुल, अगर ये कोई कह रहा है कि सिर्फ सस्पेंशन से काम हो जाएगा, नहीं,
अगर बीजेपी ये मानती है कि इनके नेशनल स्पोक्स पर्सन ने, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है, उन्होंने पार्टी लाइन हटकर कहा है, तो उनको आप अरेस्ट करवाइए। ये क्या बात है भाई कि आप खाली सस्पेंड करके समझ रहे हैं कि नहीं, आप उनको अरेस्ट करवाइए, कानून को इस्तेमाल करिए। अगर कोई फेसबुक पर या ट्विटर पर या कोई वीडियो बनाकर नरेंद्र मोदी के ऊपर अनाप शनाप बक देता है, देश के प्रधानमंत्री, तो आप 24 घंटे में अरेस्ट कर लेते उसको। और हमको सबसे बड़ी तकलीफ़ इस बात की है, भारत के मुसलमानों को, कि हम 10 दिन से कह रहे हैं, आप हमारी बात को सुनते नहीं, हमारी तकलीफ़ को, हमारी पीड़ा को नहीं समझते। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी चीज़, सबसे महबूब चीज़ जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं हमारे लिए। आप हम पुकार नहीं सुन रहे, आप कोई फॉरेन कंट्री के लोग इस पर बोलते हैं तो आप रिएक्ट करते हैं। भाई हमारी तकलीफ़ को आप क्यों नहीं सुनेंगे? तो देश के प्रधानमंत्री जो भारत के मुसलमानों को इन फॉरेन कंट्रीज़ के प्रिज्म से देखते हैं, वो उनकी गलत सोच है। वो उनको जब उनके देश का नागरिक पुकार कर कह रहा है हाँ वो मुसलमान है, मगर उनको ही चाहिए था कि वो इन मुसलमानों की पहली बात सुन लेते और उनकी तकलीफ़ को समझते और उसी वक्त एक्शन ले लेते। आप 10 दिन के बाद एक्शन लेते तो आपका एक्शन जो है हालत मजबूरी में आपने लिया है। और हम देश के प्रधानमंत्री को और भाजपा के लोगों को बता रहे हैं कि 6 मिलियन भारत के लोग इन गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं। 55% रेमिटेंस इन कंट्रीज से भारत को आता है, फॉरेन एक्सचेंज। अगर उनकी सेफ्टी का प्रधानमंत्री क्यों नहीं सोच रहे? फिर अगर वहाँ पर लोग भारत के लोगों के ऊपर तकलीफ़ देना शुरू कर देंगे उनको, खुदा न खास्ता, क्या प्रधानमंत्री क्या करेंगे जब? तो देश के प्रधानमंत्री को ना सिर्फ देश के भारत के लोगों के बारे में सोचना है, बल्कि जो भारत के लोग 6 मिलियन लोग यहाँ पर रहकर मेहनत मजदूरी कर कर फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस भिजा रहे हैं, उनके बारे में उनको सोचना पड़ेगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई। देश में जो नफ़रत का माहौल है वो फॉरेन पॉलिसी में प्रधानमंत्री लाना चाहते हैं। और ख़तर में जो भारत के एम्बेसडर है वो किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि फ्रिंज एलिमेंट थे? कोई नेशनल पार्टी का स्पोक्स पर्सन जो रूलिंग पार्टी का है, फ्रिंज हो सकता है क्या? फ्रिंज नहीं है, वो मेन एलिमेंट है, बल्कि वो फ्रंट ब्रिगेड है। तो इसीलिए हम भारत के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि आप इन चीज़ों को रोकिए। मुझे यकीन है कि ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है। फिर आप देखेंगे बैक टू बिजनेस जो बोलता है ना, 8-10 दिन के बाद फिर शुरू हो जाएंगे। आए दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसल्ट करने की कोशिश, ख्वाजा अजमेरी, सुल्तान हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की शान के बारे में इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, अनाप शनाप बकते हैं, मुसलमानों को आए दिन गालियां देते हैं, इस्लाम को गालियां देते हैं। ये क्या हो रहा है? फिर ये इसको रोकना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, और उनकी पहली जिम्मेदारी है कि इसका नोट लें। राजा सिंह ने इसी सिलसिले में बयान दिया है तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। यहाँ पर भी कंप्लेन दिया नांदेड़ में। और मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया था कि हर मस्जिद के आगे नीचे ऐसा मंदिरों के अवशेष अब मत तलाश करो, कुछ एक्सेप्शनल ये सब ड्रामा है, ये छोड़िए। मोहन भागवत का ये जो पिटिशनर्स गए ज्ञानवापी में, मथुरा में, क्या इनका ताल्लुक आरएसएस से नहीं है? इनका ताल्लुक आरएसएस से है। बजरंग दल बनाई गई 1984 में 3 मकसद के लिए, राम मंदिर के लिए, काशी के लिए और मथुरा के लिए। ये पिटिशनर्स को रोकिए ना फिर आप। ये तो आपके ही बंदे हैं पूरे, आप ही के आइडियोलॉजी के लोग हैं पूरे ये लोग। ये क्या बात है कि आप ये बोल रहे हैं कि अरे आपके पार्टी के लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं। तेलंगाना का आपका बीजेपी का सदर कह रहा है कि मस्जिद खोदो, हर मस्जिद को खोदना पड़ेगा, उस पर क्या करेंगे आप? और मोहन भागवत साहब बार बार ये कहते हैं कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। आपको कैसे मालूम भाई? तो अगर आपको मालूम तो फिर क्या मोहन भागवत के पूर्वज बुद्धिस्ट थे क्या, जिनको जबरन फोर्सिबली मज़हब तब्दील कर दिया गया उनका? बार बार कहते हैं। कैसा कहते हैं भाई आप? और कहते हैं कि इस्लाम आक्रमण करने वालों की तरफ से इस्लाम आया केरला में, ट्रेडर्स की वजह से आया, उलेमा की वजह से आया, सूफियों की वजह से आया। और भारत की बल्कि पूरे बरसगीर की पहली मस्जिद तो केरला में बनी, और जिसका मिनिएचर रेप्लिका जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के बादशाह को दिए। क्या बोल रहे हैं वो लोग?
भारत कैसे बना? मैं फिर से कह रहा हूँ, भारत बना जो पूरा बर सग़ीर है, जो मौजूदा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, बर्मा, भूटान, नेपाल है, इन सब इलाक़ों में प्रूवन हो चुका है कि 65,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए थे, फिर 50,000 साल पहले ईरान से किसान आए, फिर सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया से आए, तो ये बना पूरा। ये क्या बात है? आप बार बार इस तरह के अनाप शनाप गुफ्तगू करते हैं। वो साहब, आप मुसलमानों को सियासी तौर पर मुस्तहकम बनाना चाहते हैं। इस सिलसिले में आपने बंगाल का भी इलेक्शन लड़ा, बिहार और यूपी में भी, लेकिन कोई खातिर खास 2 रियासतों में तो आपको कामयाबी नहीं मिली। अब गुजरात में भी आप जा रहे हैं, तो कहीं आप समझाने में कम पड़ रहे हैं या मुसलमान इस स्ट्रेटजी पे है कि भाई नहीं, देखिए, जमहूरियत है, आवाम को इख्तियार है कि किसको वोट दें या ना दें, वो उनका फ़ैसला है। हम उस फैसले को कबूल करते आए। जहाँ तक यूपी का मामला है, अब आप बताइए, यूपी का मुसलमान आप जाकर पूछे, ठगा महसूस कर रहा है अपने आप को? इतने बड़े बड़े फसादात, इतने बड़े वाक़यात हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने झोली भर भर कर खैरात के तौर पर वोट दिया। एक लफ्ज़ नहीं बोलते ज्ञानवापी के ऊपर, मथुरा के ऊपर। ख़ुद उनके एक पार्टी का विधायक है जिस मुसलमान है, पेट्रोल पंप का उनका तोड़ दिया गया, उस पर ज़बान नहीं खोलते। कानपुर में गड़बड़ हो गई, आप उस पर कुछ तबसरा नहीं करते। आपके बदायूं में एक जगह, एक मुकाम पर एक मुस्लिम लड़के को पुलिस वाले मार कर उसके रेक्टम में लकड़ी डाल देते हैं, आप कुछ नहीं बोलते। तो ये अब उत्तर प्रदेश के मुसलमान अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है गुजरात का, हमारे वहाँ पर अहमदाबाद में, मोडासा में, भरूच में, गोधरा में हमारे कॉरपोरेटर्स हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जब असेंबली के इलेक्शन होंगे विधानसभा के, हम बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। देखना आप आने वाले दिनों में लोकल बॉडी इलेक्शन है महाराष्ट्र में, आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? नहीं, हम लड़ेंगे, उसकी तैयारी है, इसीलिए आज लातूर जा रहे हैं। फिर हम महाराष्ट्र के मेरा टूर होगा, हमारी पार्टी एक्टिव हो चुकी है, तो इसीलिए हम तैयारी कर रहे हैं, और हमारी पार्टी के पूरे मेंबर्स एक्टिवली काम कर रहे हैं उसके लिए। किसी के साथ आप जो पार्टी है तो उनके साथ अखाड़ी वगैरह करेंगे? अभी देखेंगे, अभी तो बताए, अभी इतना जल्दी होगा, जब टाइम आएगा बताएंगे। खासतौर पर वंचित अघाड़ी जो प्रकाश आंबेडकर जो आपसे पहले भी नहीं, अब किससे होगा नहीं होगा इसका ये जवाब आपको हमारे इम्तियाज़ जलील साहब और गफ्फार कादरी साहब बताएंगे। आप